नमस्कार साथियों। आज हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वहां पर कांसे का प्रयोग अत्यधिक किया गया। कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। वहां पर अर्थव्यवस्था में व्यापार और कृषि की भूमिका अधिक। व्यापार और कृषि की प्रधानता थी। व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था। व्यापार के साधन जल मार्ग से भी होते थे और स्थल मार्ग से भी होता था। अब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम चरण था, जिसको आप उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, उसके समकालीन ही उसके साथ साथ ही वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई। वैदिक सभ्यता के अगर हम काल की बात करें तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी का काल है। इसमें दो काल हैं, दो चरणों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक जो काल है वो ऋग वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। आप जानिएगा कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के तरीकों में परिवर्तन के आधार पर किया गया। तो हम लोग जानेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे 71वीं बीपीएससी में ही पूछा गया था, कुछ वैदिक कालीन देवियों की चर्चा की गई। उसमें कुछ देवियां जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वसरा आदि देवियां, कुछ देवियां जो ऋग वैदिक कालीन थी और कुछ उत्तर वैदिक कालीन देवियों से संबंधित 2-3 प्रश्न स्टेटमेंट के क्रम में 2-3 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि किनका संबंध किस काल से। ऐसे ही अब आप पढ़ें तो कई बार आपको ये प्रश्न मिला होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें एक वाक्य है, नीचे वो प्रतीक चिन्ह के नीचे वो लिखा होता है सत्यमेव जयते। कहा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया, तो आप कहते हैं कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया एक वाक्य। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि यम और नचिकेता की कथा किस उपनिषद में, तो आप कहते हैं कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कथा। ऐसे ही एक ब्राह्मण है, उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। उसमें महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर वे में, एक समराइज वे में वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे। और जब आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें तो आप इससे संबंधित प्रश्न जो भी आप परीक्षा देते हैं उससे के जो क्वेश्चन बैंक है उससे इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो हम वैदिक कालीन सभ्यता की बात करें तो वैदिक कालीन सभ्यता किस पर आधारित है? वेदों पर। वेद किससे संबंधित है? तो ज्ञान से। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और इसको लिपिबद्ध किया था महर्षि कृष्णद्वैपायन। महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको वेद व्यास कहते हैं, उन्होंने ही इसे लिपिबद्ध किया था। वेद की बात करें तो वेद जो शुरुआती वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आया। हम लोग एक एक करके वेदों के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि इस सभ्यता के, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, तो उसके संस्थापक जो थे वो 4 प्रजाति के थे। भूमध्य सागरीय थे, इसके बाद ऑस्ट्रोलाइड थे, मंगोलाइड थे, अल्पाइन थे। तो ऐसे ही जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक कौन है? आर्य। अब इसके पीछे बहुत सारा विचार है कि आर्य कहाँ से आए। तो उसमें सर्वाधिक मान्य विचार जो है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से है। मध्य एशिया से कैसे आए? तो पहले मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से कहाँ आए? ईरान आए। ईरान के बाद वो अफगानिस्तान आए। अफगानिस्तान से
अभी भारतीय सीमा जो है उसमें पंजाब में है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, और बाद में अपना जो मगध का इलाका है जहाँ से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आप जानिएगा कि उत्तर वैदिक काल में एक गंडक नदी का उल्लेख है जिसको सदानीरा कहा गया है, इसी क्षेत्र में मगध साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता से प्रारंभ करते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता की बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे आपने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ। जैसे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई, कुछ उत्खनन के दौरान हड़प्पा टीला खोजा गया, वहां से कुछ लिपियां प्राप्त हुई। तो इसकी जो जानकारी है ये साहित्यिक स्रोत पर आधारित है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, वेद की बात करें तो इसका अर्थ ज्ञान से होता है। वेद जो है वो ज्ञान पर आधारित। इसको जो लिपिबद्ध किया है, लिपिबद्ध करने की बात करें तो इसको लिपिबद्ध किया गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इन्हीं को आप वेद व्यास कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा किया गया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इनको आप वेद व्यास कहते हैं, इन्हीं के द्वारा वेद को लिपिबद्ध किया गया। इसमें अगर वेद की बात करें तो 4 है। पहले को कहते ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें, आप पढ़े होइएगा कि इसमें 10 मंडल है, जिसमें सबसे नवीनतम 10वां मंडल। आप कहिएगा कि पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। किसी भी ग्रंथ में जो बाद में जो अध्याय जोड़े जाते हैं उनको छेपक कहते हैं। कहा जाता है कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन, जिसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, कंधे से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैर से शूद्र का की उत्पत्ति हुई। एक वेद था ऋग्वेद। दूसरा जो वेद था उसको कहते सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जो उत्पत्ति हुई है इसी वेद से हुई। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, और इसके बाद अगला जो था वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके बारे में कहा गया कि इसमें 1028 सूक्त, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और इनका गायन जो है ये कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो इसके सूक्त हैं इनका गायन किसके द्वारा किया जाता है? तो होत्री पुरोहित। होत्री पुरोहित इसका गायन करते हैं। ऋग्वैदिक समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, इन सभी को जानने का स्रोत ऋग्वेद ही है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसी में आप जानिएगा कि ऋग्वेद में ही 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी, जिसको पुरुषनी नदी कहते हैं, इसके तट पर किया गया था। एक भरत कुल के राजा थे, राजा सुदास, और 10 जन थे, जिसमें 5 आर्यजन थे और जो अनार्यजन, 5 अनार्यजन थे। इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। यही जो है वो 10 राग युद्ध है। इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में। आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। आप इस वेद की जब चर्चा करेंगे तो इसके कई सारे उपनिषद भी हैं, अरण्यक भी हैं, हाँ, कई ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं इनके, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आपने जाना था कि कठोपनिषद जो यम और नचिकेता की कहानी है, मुंडकोपनिषद जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है,
एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें महिलाओं को यानी स्त्रियों को कष्ट का कारण कहा गया। तो ऋग्वेद के बारे में इसमें कई सारे देवता का भी वर्णन है। आप जानिएगा इंद्र का सर्वाधिक वर्णन हुआ है 250 बार। इसके बाद अग्नि का, फिर वरुण का, इन सब का वर्णन है। बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन है। तो पहला वेद जो है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। इसका गायन किसके द्वारा किया जाता? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। गायन करने वाले पुरोहित को होत्री पुरोहित कहते हैं, ठीक है। अगला जो है ये ऋग्वेद जो है वो गद और पद दोनों शैली में, जो सामवेद है जो भारतीय संगीत का जनक है, ये पद शैली में वर्णित है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उन्हीं को, लगभग उन्हीं की ज्यादातर ऋचाएं पद शैली में संग्रहित की गई सामवेद में, ठीक है। सामवेद में ये पद शैली में संग्रहित है और इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है। और इसका गायन जिसके द्वारा किया जाता उसको कहते हैं हम लोग उद्गाता। उद्गाता ऋषि, उद्गाता ऋषि जो हैं वो इसका गायन करते हैं। होत्री ऋषि या होत्री पुरोहित कहते हैं जो ऋग्वेद का गायन करते हैं। सामवेद के गायन करने वाले को हम लोग उद्गाता ऋषि कहते हैं। जो अथर्ववेद है, इसके बाद हमारा यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ की विधि बताई गई है। यज्ञ की विधि की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। यज्ञ की विधि, ठीक है। यज्ञ की विधि किस प्रकार से, यज्ञ बहुत सारे तरह के, राजसु यज्ञ जैसे आप कहते हैं, बहुत सारे तरह का यज्ञ होता है ना। तो यज्ञ की विधि और इसके जो गायन करता है, गायन करने वाले ऋषि हैं, उसको अर्धवयु, अर्धवयु कहते हैं, अर्धवयु ऋषि कहते हैं। अर्धवयु ऋषि इसका गायन करते हैं। जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि के बारे में से संबंधित चीजें इसमें दी गई है। और इसके जो गायन करता है उनको हम लोग कहते हैं ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि इन्हें कहा जाता है। ये इसके गायन करता है, ब्रह्म ऋषि इसके गायन करता है। गायन इनके द्वारा किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग इन वेदों के बारे में जानेंगे। हमने कहा कि वैदिक सभ्यता में जानकारी का जो स्रोत है वो वेद है। वेद की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको वेद व्यास कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता को हम अपनी जानकारी के लिए दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले काल को हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। सबसे पहला जो काल है वो हमारा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। इसका जो हम लोग काल निर्धारण करते हैं ऋग वैदिक काल का, वो 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी का जो काल होता है वो हमारा ऋग वैदिक काल है। और जो दूसरा काल हम लोग लेते हैं वो उत्तर वैदिक काल है। ये 1000 बीसी से 600 बीसी का काल होता है। 1000 बीसी से 600 बीसी के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहेंगे। आप जानिएगा कि समाज में, अर्थव्यवस्था में, धार्मिक मान्यताओं में, सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन आने के कारण इसको हम लोग दो चरणों में पढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जानकारी का स्रोत वेद ही है। वेद के रचयिता वेद व्यास साहब हैं, उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया है। समय अंतराल 1500 से 600 बीसी का है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद जो गायन का रूप है, इसके बाद आपका यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की विधि बताई गई है, इसके बाद अथर्ववेद जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि की चर्चा की गई, ठीक है। अब आपको जानना है कि इस वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक हैं उनको आर्य कहा गया। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हैं, जैसे आपने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक भूमध्य सागरीय, उसमें द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, ऐसे ही वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे
वो आर्य कहलाते हैं। ठीक है, आर्य से आस है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन आर्य को कहा गया, मैक्स मूलर साहब है, वो कहते हैं आर्य से आस से श्रेष्ठ जन होता है, मतलब उत्तम प्रवृत्ति के जो जन थे, उनको, जो अधिक कुशल थे, जो सशक्त थे, उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। मैक्स मूलर साहब ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे एक विचार है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, आर्य की बात अगर करें तो ये आए कहाँ से, तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। इसमें जो सर्वाधिक मान्य मत है वो यह है कि ये जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से भी, कुछ लोग कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए, कुछ लोग कहते हैं कि ये तिब्बत से आए, कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये ब्रह्म ऋषि देश से आए, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मध्य एशिया है, और मैक्स मूलर साहब जो हैं वो इसको बताते हैं। इसकी पुष्टि एक अभिलेख भी हमें प्राप्त हुई है, जिसे बोगज कोई अभिलेख कहते हैं, इस अभिलेख से होती है। ये 1400 BC का एक अभिलेख है, जहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं, और इस अभिलेख में कुछ वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की चर्चा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन हो गए? आर्य हो गए। आर्य को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ जन कहते हैं। आर्य को श्रेष्ठ जन कहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि आर्यों के संस्थापक कौन थे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। संस्थापक हो गए, आर्य हो गए। अब इनकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति, तो इनको पर्वतों का भी ज्ञान था। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य जो थे, ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उसमें एक पर्वत चोटी, हिमालय की एक पर्वत चोटी का उन्होंने वर्णन किया है, जिसको मंजुवत कहते हैं, मंजुवत चोटी कहते हैं। तो इनको पर्वतों का ज्ञान था, पर्वतों के बारे में इनको, इनकी भौगोलिक स्थिति में पर्वतों की इनको जानकारी थी। इसमें दो पर्वत, एक है हिमालय, हिमालय पर्वत के बारे में, और दूसरा जो है हिमालय पर्वत, और दूसरा जो है वो अरावली, अरावली। इन दो पर्वतों की चर्चा वैदिक कालीन साहित्य में हमें मिलती है। और हिमालय के दो चोटी, एक है हिमवत, हिमवत और मंजुवत, इन चोटी की इसमें चर्चा मिलती है। हिमवत और मंजुवत, ये दो चोटी की चर्चा ऋग्वैदिक काल में हमें मिलती है। भौगोलिक स्थिति में इन्हें पर्वतों का ज्ञान। दूसरा, नदियों का ज्ञान, नदियों का। ठीक है, ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसको नदी सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के नदियों का ज्ञान था। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन, 21 नदियों का वर्णन। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सबसे प्रमुख नदी आपको पता ही होगा, सिंधु। सबसे प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु। सिंधु नदी को सबसे प्रमुख नदी ऋग्वैदिक आर्य मानते थे। और जो सबसे पवित्र नदी थी, जिसे नदी तमा कहा गया, सबसे पवित्र नदी ये जो है वो आपका सरस्वती थी। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया, इसे नदी तमा भी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। इसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी,
सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। इसी नदी को नदी तमा कहा गया। ठीक है। इसके बाद इन्हें मैदानों का भी ज्ञान था। मैदानों की भी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। इस मैदान में जिस मैदान की चर्चा की गई है वो है सप्त सेंधव प्रदेश। ठीक है। अब जानिएगा सिंधु, उसकी 5 सहायक नदियां और इसके साथ साथ सरस्वती नदी मिलकर सप्त सेंधव प्रदेश का निर्माण होता है। सप्त सेंधव प्रदेश में कितनी नदियां हैं? 7 नदी। ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी है? पहला तो सिंधु है ही। ठीक है। इसकी 5 सहायक नदी है। 5 सहायक नदी, तो 5 और 1 6, और एक जो नदी है यह है सरस्वती। इसको मिला के आपको 7 नदी की चर्चा है सप्त सेंधव प्रदेश। इसमें कौन कौन सी नदी है? 5 सहायक नदी में सबसे पहली नदी सतलज, जिसको सातुद्री कहा गया। सतलज को सातुद्री कहा गया। ठीक है। दूसरी जो नदी है रावी। आप पढ़े हैं कि 10 राग युद्ध हुआ था, जो रावी नदी जिसको पुरुषनी नदी कहते हैं, इसी के तट पर 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों के बीच हुआ था, जिसमें भरत कबीले के राजा जो राजा सुदास थे उनकी विजय हुई थी। इसके बाद एक नदी है, इसका नाम है झेलम। इसको वितास्ता कहा गया। झेलम को वितास्ता कहा गया। इसके बाद चेनाब को कहा गया अस्किनी कहा गया। चेनाब जो है अस्किनी। और इसके बाद जो ब्यास है इसको विपाशा कहा गया। तो जो मैदान की चर्चा है उसको सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सेंधव प्रदेश में सिंधु, इसकी 5 सहायक नदियां और एक सरस्वती। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु। सबसे पवित्रतम नदी सरस्वती, इसको नदी तमा कहते हैं। ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसको नदी सूक्त कहते हैं। कितने नदियों की चर्चा है? 21 नदियों की। सब सेंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु, इसकी 5 सहायक नदी और फिर एक सरस्वती। अब इसमें कौन कौन सी 5 सहायक नदियों में? पहला सतलज हो गया, इसको सातुद्री कहा गया। दूसरा रावी, इसको पुरुषिनी कहा गया। इसी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। इसके बाद अगर आप झेलम कहें तो वितास्ता, चेनाब की बात करें तो अस्किनी, और 5वां विपाशा, जिसको व्यास नदी कहें तो विपाशा। तो ध्यान रखिएगा कि इनको मैदानों के बारे में, पर्वतों में हिमालय का 2 पर्वत चोटी, एक हिमवंत और एक मंजूवंत। एक और पर्वत के बारे में जानकारी थी, अरावली के बारे में। नदियों के बारे में तो इनको जानकारी थी ही। आप आगे चल के पढ़िएगा कि इसमें गंगा की चर्चा एक बार हुई है। गंगा नदी की चर्चा एक बार। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा एक बार और यमुना नदी की चर्चा 3 बार हुई। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी और यमुना नदी की भी चर्चा हुई है। गंगा की चर्चा एक बार और यमुना की चर्चा जो है वो 3 बार हुई है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो ये हमने इनके भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। अब इसके बाद आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे, और आर्यों का जो मूल निवास स्थान था इससे संबंधित विवाद का विषय रहा है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ऋग्वैदिक काल, और इस काल का जो समय अंतराल हमने आपको बताया वो है 1500 से 1000 BC। ठीक है। अब हम इसमें जो अगला चीज जानना चाहते हैं वो है आर्यों का मूल निवास स्थान।
निवास स्थान। इसमें जो सर्वाधिक मान्य मत है वो है मध्य एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य एशिया, मध्य एशिया, ये इस मत के जो संस्थापक हैं वो मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ये कहते हैं कि ये जो है मध्य एशिया से आए। और कैसे कैसे आए? ये मध्य एशिया से चले, मध्य एशिया से ये चले। कहाँ आए? सबसे पहले ईरान आए। मध्य एशिया से ये ईरान आए। ईरान से ये अफगानिस्तान की ओर बढ़े। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अभी का जो भारत है इसमें इनका प्रवेश हुआ। ये भारत के, वर्तमान भारत की सीमा, यह भारत और पाकिस्तान का सम्मिलित पंजाब प्रांत था, वहां पर ये आए। पंजाब से हम बात करें तो ये हरियाणा है। हरियाणा, हरियाणा का क्षेत्र। हरियाणा से ये दिल्ली, वर्तमान दिल्ली का जो प्रदेश है उधर इनका प्रसार हुआ। दिल्ली से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी वाला जो एरिया है उधर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। और वहां से इनका प्रसार बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मगध वाला क्षेत्र है, वहां पर इनका प्रसार हुआ। तो आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करें, इसमें जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मध्य एशिया माना जाता है। इसके बारे में ये मत दिया था मैक्स मूलर। इसके अतिरिक्त एक विद्वान है, इनका नाम है अविनाश चंद्र दास। दूसरा मत है, ये कहते हैं कि आर्य यहीं के थे। ये मत तो ऐसे भी नहीं चल सकता क्योंकि उस समय यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु ने, ये कहते हैं सप्त सैंधव, सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ये इतिहासकार अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। इसके बाद जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती साहब, वो कहते हैं कि इनका जो मूल स्थान था वो तिब्बत, तिब्बत। ये कौन कहते हैं? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो था वो तिब्बत था। इसके बाद एक मत है जो कहता है कि ब्रह्म ऋषि देश से ये आए थे। ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश, बर्मा जिसको कहते हैं, ये प्रोफेसर गंगानाथ झा, गंगानाथ झा कहते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि देश इनका मूल स्थान था। ऐसे ही एक एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे, आप मॉडर्न इंडिया में पढ़िएगा, विलियम जोन्स साहब। ये कहते हैं कि ये यूरोप के थे, ये ब्रिटिश थे इसलिए ये कहते हैं विलियम, विलियम, विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इन्होंने स्थापना की थी। वो कहते हैं कि ये यूरोप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक साहब कहते हैं कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान था, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मत। लेकिन इनमें सर्वाधिक मान्य मत जो है वो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये आर्कटिक क्षेत्र। मैक्स मूलर का है जो कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से आए। अब ये जो मध्य एशिया से आए इनको सर्वाधिक इसलिए माना गया क्योंकि हमें एक अभिलेख मिल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बोगज, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हो गया।
ये बोगज कोई अभिलेख है किस काल का? 1400 बीसी का, जिस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी उसी समय का ये अभिलेख। इसमें क्या है, तो कुछ देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र का वर्णन, ठीक है, वरुण का वर्णन, वरुण का वर्णन, मित्र का वर्णन, नासत्य का वर्णन है, कुछ खोपड़ी भी मिले, कुछ कंकाल भी मिले। ये बोगज कोई अभिलेख इस बात को स्पष्ट करता है, बोगज कोई जो ईरान में है, तुर्की में ये अभिलेख मिला है, तुर्की में, बोगज कोई तुर्की में 1400 बीसी का ये अभिलेख है, यहाँ से मानव कंकाल के साथ, और इस साथ ही साथ इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य आदि देवताओं का वर्णन। तो आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में आर्यों के मूल निवास से संबंधित जो विवाद है उसमें सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो ये है कि मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया में इनका मूल स्थान था। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कैसे ये चले, तो मध्य एशिया से ये ईरान आए, ईरान से अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ, फिर सम्मिलित भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इनका प्रसार हुआ, और यहीं पे आप जानिएगा मगध साम्राज्य की स्थापना। तो ये आर्यों के मूल निवास से संबंधित बात हो गया। अब अगर हम वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के समाज की चर्चा करते हैं, जहां पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता में जाना था कि समाज मातृ सत्तात्मक था, वहीं पर ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज अध्ययन का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। समय काल कितना? 1500 से 1000 बीसी। समाज में क्या पढ़ते हैं? सामाजिक संरचना, मतलब समाज की क्या स्थिति है, समाज में प्रधान कौन है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या दास प्रथा प्रचलित था या नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था, क्योंकि समाज में उच्च वर्ग के लोग थे तो निम्न वर्ग के लोग भी थे। उच्च वर्ग के लोग जो है वो अलग स्थानों पर रहते थे, उनका जो एरिया था वो दुर्गीकृत था, ऊंचे भाग में रहते थे, जबकि शासित वर्ग निम्न क्षेत्र में रहते थे। तो उस समय भी दास प्रथा का प्रचलन कहा जा सकता है। यहाँ के समाज की बात करें तो सबसे पहले समाज का वर्गीकरण, सबसे पहले आप जानिए कि समाज 4 वर्गों में विभक्त है। समाज के अगर हम वर्गीकरण की बात करें, समाज, ठीक है, इसमें इसका वर्गीकरण करें तो इसका स्पष्ट विभाजन तो उत्तर वैदिक काल में होता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में भी समाज 4 वर्गों में विभक्त हो चुका है। कौन कौन से वर्ग थे? तो पहला तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, इन 4 वर्णों में यह समाज विभक्त, ठीक है। इसमें ब्राह्मण को शिक्षा व धर्म का अधिकार प्राप्त था, ब्राह्मण आज भी प्राप्त है, शिक्षा व धर्म, धार्मिक कार्य ब्राह्मण के द्वारा। क्षत्रिय का काम प्रशासन का था, प्रशासन से संबंधित, युद्ध व प्रशासन का कार्य जो था वो क्षत्रिय लोग करते थे, युद्ध व प्रशासनिक कार्य जो था, प्रशासनिक कार्य ये क्षत्रिय लोगों के द्वारा किया जाता था। वैश्य की बात करें तो व्यापार और कृषि, व्यापार व कृषि किया करते थे। ऐसे जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, ऋग्वैदिक काल जो था वो व्यापार प्रधान नहीं था, कृषि भी उस समय प्रधान नहीं था, उस समय पशुपालन प्रधान। शूद्र का काम, ये श्रमिक थे, कृषि के कार्यों में मदद करते थे और घरेलू कार्य में भी मदद करते थे, ठीक है।
ये जो विभाजन था, सामाजिक वर्गीकरण था, ये जन्म आधारित न होकर विभाजन कर्म आधारित था। ध्यान रखिएगा, कर्म आधारित था। ऋग वैदिक काल में समाज में ब्राह्मण किसी भी परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति हो सकते थे। उनका कर्म यदि शिक्षा और धर्म का ज्ञान देना था तो वो ब्राह्मण हो सकते थे। अगर वो युद्ध लड़ते थे या प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे तो वो क्षत्रिय हो सकते थे। अगर वो कृषि और व्यापार से संबंधित कार्य करते तो वो वैश्य होते, और अगर वो श्रमिक की भूमिका निभाते थे तो वो शूद्र कहलाते थे। यानी सामाजिक विभाजन जो था वो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जन्म आधारित नहीं था। ध्यान रखिएगा, आगे चलकर ये जन्म आधारित या वंशानुगत हो जाता है, जन्म आधारित नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऋग वैदिक समाज में सामाजिक वर्गीकरण का आधार कर्म था, न कि जन्म था। समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक क्या अंतर है? जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, वहीं पर ऋग वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक हो गया। ठीक है, इसमें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो तो खैर अंतिम समय का है, उत्तर वैदिक काल का। उसमें जानिएगा कि उसका एक सूक्त है जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आदि ब्रह्मा के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण है, कंधे से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो क्षत्रिय हैं, जंघा से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो आपको वैश्य हैं, और पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो शुक्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही 10वें मंडल में एक बात है, विवाह समारोह की चर्चा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह समारोह की चर्चा है। ठीक है, अब अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें, समाज में महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त। अब चलिएगा आगे चलकर, इससे संबंधित 2 ग्रंथ हैं, एक है मिताक्षरा और एक है दाय भाग, जो उत्तर वैदिक काल में आया। संपत्ति का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, संपत्ति का उत्तराधिकार किसे मिलना चाहिए, इससे संबंधित ग्रंथ। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, इसके अतिरिक्त शिक्षा का भी अधिकार था। महिलाओं की इस समय स्थिति अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अब ऋग्वेद के बाद महिलाओं की स्थिति में आगे चल के पतन लगातार होता। इनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। और इसके साथ ही साथ इनको पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह मान्य था। नियोग प्रथा कहते हैं इसको, नियोग प्रथा प्रचलित था। प्रशासनिक कार्यों में भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी महिलाएं। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था, इस समय की कुछ प्रमुख महिलाओं की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इसमें एक है लोपामुद्रा। ये विदर्भ की राजकुमारी लोपामुद्रा, इनकी चर्चा है। अपाला घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और विश्ववरा
विश्ववरा, ये महिलाएं थी जिनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई। अपाला विदर्भ की लोपामुद्रा विदर्भ की राजकुमारी, अपाला, घोषा, सिकता और विश्ववरा, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट बीपीएससी में पूछा गया था। ये ऋग्वैदिक कालीन महिलाएं, ऋग्वैदिक काल में इनकी चर्चा है। अपाला, घोषा, सिकता, विश्ववरा और लोपामुद्रा जो विदर्भ की राजकुमारी थी। अब कुछ और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बात था, एक कुछ स्त्रियां जो आजीवन, नियोग प्रथा भी प्रचलित था, पुनर्विवाह भी प्रचलित था। आमाजू, आमाजू एक टर्म है जो आजीवन अविवाहित, आजीवन अविवाहित, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री के लिए आमाजू शब्द का प्रयोग करते हैं। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री के लिए अमाजू शब्द का प्रयोग करते हैं। समाज की बात करें तो सामाजिक वर्गीकरण, सबसे पहले आप जानिए कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, समाज के में वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित। कर्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा और धर्म को का ज्ञान देना था। क्षत्रिय युद्ध और प्रशासनिक कार्य में सहायता करते थे। वैश्य का काम कृषि व व्यापार करना था। जो शूद्र थे वो श्रमिक। समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति सामान्य थी। शिक्षा और संपत्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त था। पुनर्विवाह अर्थात नियोग प्रथा प्रचलित थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को आमाजू कहा गया था। और कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में होती है, लोपामुद्रा जो विदर्भ की राजकुमारी थी, अपाला, घोषा, सिकता और विश्ववरा, इन महिलाओं की चर्चा ऋग्वैदिक ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। अब ये सामाजिक व्यवस्था हो गया। अब इसके बाद आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानना है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। और उस केंद्रीयकृत व्यवस्था में, केंद्रीयकृत जो सत्ता थी, उसके शीर्ष पर पुरोहित वर्ग, कुछ लोग तो व्यापारी भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्य मत जो है उसमें पुरोहित वर्ग केंद्रीय सत्ता के शीर्ष पर। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक कौन सा काल है? ये ऋग्वैदिक काल। काल अवधि क्या है? 1500 से 1000 BC। ठीक है, 1000 BC। इस काल का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इस काल का राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे राजन शब्द का प्रयोग होगा। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ये कबीला आधारित था। ये जो व्यवस्था था वो कबीला आधारित था, कबीलाई व्यवस्था था। कबीला आधारित। ठीक है, इसके जो प्रमुख थे यानी इस राष्ट्र का जो मुखिया था उनको हम लोग राजन कहते थे। राष्ट्र का मुखिया इनको राजन कहा जाता था। या इनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं गोप्ता जनस। राजन या गोप्ता जनस कहते हैं। राष्ट्र की 5 इकाई थी। यहाँ से आपको समझना, राष्ट्र की 5 इकाई थी। किस प्रकार इसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले जो था वो राष्ट्र हो गया। ठीक है, इसके बाद जन हो गया।
इसके बाद जो हो गया विस हो गया, विस। इसके बाद जो हो गया वो ग्राम हो गया, ग्राम। और इसके बाद हो गया कुल। सबसे शीर्ष पर स्थित थी राष्ट्र। राष्ट्र के प्रधान को राजन कहा गया, राजन कहा गया। शीर्ष पर राष्ट्र हो गया। उसके नीचे जो जन था, इसके जो प्रधान होते थे वो होते थे जनपति, जनपति। उसके बाद विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा गया, विश्वपति। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी, ग्रामीणी। और कुल के प्रधान को कुलप कहा गया, कुलप। ऐसे राजनीतिक व्यवस्था थी। जो राज्य था इसकी 5 इकाई थी। सबसे ऊपर जो हो गया राष्ट्र हो गया। राष्ट्र के जो प्रधान थे उनको राजन या जनस्य गोप्ता या गोप्ता जनस्य कहते। फिर जन था, जन के प्रधान जनपति कहलाते थे। फिर विष आता था, विषपति। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी और कुल के प्रधान को हम लोग कुलप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ परिषद, ठीक है। इसमें 4 परिषद, 4 परिषद भी था। सभा, समिति, विदत और गण आप पढ़ चुके होइएगा। 4 परिषद, 4 परिषद। राजनीतिक व्यवस्था में 4 परिषद। ये सबसे पहला जो था इसको कहा गया था विदत। ये आपका प्राचीनतम, प्राचीनतम। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी। और ये जनतंत्रात्मक, ये कैसा था, इसमें चुनाव होता था। विदत जो था वो सबसे प्राचीनतम था। और ये कैसा था, जनतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसमें महिला भाग ले सकती थी, भाग ले सकती थी। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विदत के बाद 4 परिषद कितनी थी, 4 थी। उसमें सबसे पहला हो गया विदत, ये पहला हो गया यहाँ पर, ये पहला हो गया। दूसरा जो हमारा था वो था गण। गण, गण जो थी वो सेना की इकाई। गण जो था वो सेना की इकाई, सेना की इकाई। सेना की इकाई को गण कहा गया। अगला जो तीसरा था वो था समिति, समिति। और चौथा जो था वो सभा। 4 परिषदें थी, विदत, गण, समिति और सभा। विदत सबसे प्राचीनतम, गण सेना की इकाई, समिति एक सामान्य लोगों का परिषद, सामान्य लोगों का परिषद, सामान्य लोगों का जो परिषद था उसको कहा गया समिति। सामान्य लोगों का परिषद हो गया समिति। और ध्यान रखिएगा इसको निम्न सदन भी कहा गया, निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। और ये जो था, जो सभा था, सभा की बात करें, ये उच्च सदन, सभा जो था वो उच्च सदन, ठीक है। और इसमें महिला भाग नहीं लेती, महिला भाग नहीं लेती, सभा में महिला भाग नहीं लेती, ध्यान रखिएगा। परिषद 4 भागों में विभक्त था। विदत जो प्राचीनतम था, महिलाएं इसमें भाग लेती थी। और गण जो था वो सेना की इकाई थी। सभा उच्च सदन था, सभा में
बुद्धिमान लोग भाग लेते थे, बुद्धिमान लोग आज के राज्यसभा की तरह। समिति सामान्य लोगों की थी, इसको निम्न सदन कहा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मंत्री थे। परिषद 4 भागों में बट गया। इसके बाद मंत्री, इसमें सबसे पहले जो मंत्री थे उनको राजपुरोहित कहा गया। राजपुरोहित कौन हो गए? प्रधानमंत्री। राजपुरोहित की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो हो गए वो राजपुरोहित। अच्छा, अब हम मंत्री की बात करते हैं। तो मंत्री में सबसे पहले राजपुरोहित, राजपुरोहित, इनको आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। मंत्रियों में ये सबसे प्रमुख थे, तो इनको प्रधानमंत्री कहा गया। फिर सेनानी थे, सेनानी, सेनानी, ये सेना के प्रमुख थे, सेना के प्रधान को सेनानी कहा गया। एक थे ग्रामीणी, ग्रामीणी, ये हो गए गांव के प्रधान, ग्राम के मुखिया। ग्राम के मुखिया को आप ग्रामीणी कह सकते हैं। फिर एक थे, इनका नाम था पूरब। ये दुर्ग जो था, ये दुर्गपति, दुर्गपति पूरब कहलाए। दुर्गपति को क्या कहा गया? पूरब। सुत जो थे, सुत, ये सारथी के लिए सुत शब्द का, रथ चलाने वाले। आप महाभारत में कई बार सुत पुत्र शब्द सुने हुए, जो रथ बनाते और चलाते हैं उनके लिए सुत। उग्र व जीप, ये पुलिस अधिकारी थे। उग्र व जीप, ये जो शब्द उपयोग किया गया है वो पुलिस अधिकारी के लिए किया गया है, पुलिस अधिकारी के लिए। तो ये हमारा राजनीतिक व्यवस्था हो गया। राष्ट्र 5 इकाइयों में विभक्त था। फिर उसके बाद 4 परिषद था, विदत हो गया, गण हो गया, सभा और समिति थी। मंत्री थे जिसमें राज पुरोहित हो गए, आपको प्रधानमंत्री, सेनानी सेना के लिए, ग्रामीणी गांव के मुखिया के लिए, पूरब दुर्गपति के लिए, सुत सारथी के लिए, उग्र व जीप पुलिस अधिकारी के लिए। अब इसके बाद हमें इस काल के अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में जानना है, जो हम लोग अगले अंक में